मेरा नाम विलियम है और मैं अमेरिका के एक छोटे से शहर से हूँ। मैं आप लोगों को अपने बारे में बता दूँ। मैं एक वेंडिगो हंटर हूँ और ये काम मैंने अपने दादाजी से सीखा है। वो भी अपने ज़माने में बहुत अच्छे वेंडिगो हंटर थे। उन्होंने कई वेंडिगोस को हंट किया है। उन्होंने ही मुझे इस शैतान के बारे में बचपन में बताया था और उन्होंने ही मुझे कई किस्से कहानियाँ उसके बारे में बताई थी। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मुझे भी वेंडिगोस के बारे में उन्हें हंट करने उनका शिकार करने में दिलचस्पी होने लगी। मैंने अपने दादाजी से कई बार कहा कि वो मुझे भी अपने साथ लेकर जाएं। मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर वेंडिगो दिखता कैसा है। लेकिन दादाजी मुझे अपने साथ कभी नहीं लेके जाते थे। दरअसल वो डरते थे कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। मेरी काफी जिद करने के बाद वो मुझे अपने साथ ले जाने के लिए मान गए और मैं काफी एक्साइटेड हो गया उनके साथ जाने के लिए। जहां हम जाने वाले थे वो एक गांव था। हमारे शहर से काफी दूर, तकरीबन 4 घंटे का रास्ता था। मेरे दादाजी के पास काफी हथियार थे और वो सब उन्होंने खुद बनाए थे। उनके पास बहुत सारी चांदी की पिस्टल, बंदूकें, चांदी के खंजर और गोलियां थी। उन्होंने मुझे बताया था कि चांदी के हथियारों से ही वेंडिगोस को मारा जा सकता है और आग से। उस दिन घर पे मेरे दादाजी ने मुझे काफी कुछ सिखाया कि कैसे एक वेंडिगो का सामना करना चाहिए। कभी उसकी आंखों में नहीं देखना चाहिए। मेरे दादाजी ने बताया कि वेंडिगो की आंखों में अगर कोई जानवर या इंसान देखता है तो वो उसके बस में हो जाता है। वो उससे कुछ भी करवा सकता है और इनके पास काफी शक्तियां भी होती हैं, जैसे गायब होने की और किसी अपने की आवाज में बोल के अपने शिकार को फंसाने की। हमें इसकी किसी भी चाल में नहीं आना चाहिए और इसकी बातों को इग्नोर करना चाहिए। मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि अगर हम इसको चांदी की गोलियों से मारेंगे तो ही ये मरेगा। बाद में इसके दिल को निकाल के इसके दिल से हम किसी और वेंडिगो को आसानी से पकड़ सकते हैं और दिल निकालने के बाद हमें उस वेंडिगो के छोटे छोटे टुकड़े करके जला देना चाहिए ताकि वो फिर कभी जिंदा ना हो सके। उसके बाद मैंने अपने दादाजी से पूछा कि क्या आपके पास भी किसी वेंडिगो का दिल है? तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ है। उन्होंने मुझे उस दिल को दिखाया। वो देखने में काफी बड़ा था। वो अभी भी धड़क रहा था। उसमें से काफी रोशनी सी निकल रही थी। मेरे दादाजी ने उसे एक बक्से में बंद करके रखा था और उस बक्से को लाल कपड़े से ढका हुआ था। मैंने अपने दादाजी से पूछा कि ये दिल कितना पुराना है, इसका शिकार आपने कब किया था? तो जो उन्होंने मुझे बताया उसे सुन के तो मेरे होश ही उड़ गए थे। उन्होंने मुझे बताया कि इस दिल को आज 40 साल हो गए। मैं ये सब देख के हैरान था कि ये दिल अभी भी कैसे धड़क रहा है। इस दुनिया में अभी भी ऐसी दुनिया है जहां ये सब आज भी होता है। मेरे दादाजी ने ये भी बताया कि इस दिल को मैं शिकार पे नहीं लेके जाता क्योंकि ये काफी पुराना है और वक्त आने पे मैं इसे भी नष्ट कर दूंगा। मुझे इन सब बातों को सुन के बहुत मजा आ रहा था। तभी मेरे दादाजी ने मुझे कि अब तुम सो जाओ, कल सुबह हमें उस वेंडिगो के शिकार करने के लिए उस गांव में जाना है। वहां जाके हमें बहुत काम करना है। जाओ अब रेस्ट करो। इतना कह के वो उठे और अपने रूम में चले गए। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई क्योंकि कल मुझे कुछ नया करने को मिल रहा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सब कितना खतरनाक होगा। मैं इस सब को नॉर्मल शिकार ही समझ रहा था जिसे मैं अपने डैड के साथ हर रोज जंगल में करता था। ऐसे तैसे करके वो रात निकली और अगले दिन हम दोनों अपनी कार में उस गांव के लिए निकल पड़े। काफी लंबा रास्ता था। शाम तक हम वहां पहुंच ही गए। जब हम वहां पहुंचे तो वहां के लोगों में उस शैतान का डर देखा जा सकता था।
वो दहशत उनकी आंखों में दिख रही थी। हम उनके वहां रुके जिन्होंने हमें कॉल करी थी। उन्होंने हमें बताया कि 2-3 महीने पहले यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ दिनों बाद हमारे गांव से हमारे लोगों के जानवर गायब होने लग गए। वो कभी भी हमें नहीं मिलते और कभी हमें उन जानवरों की लाशें ही हमारे तबेले में मिलती और उनकी लाशों की हालत बहुत खराब होती, जैसे किसी चीज ने उन्हें बहुत बेदर्दी से खाया हो, नोच नोच के। हमने सोचा कोई जानवर होगा, शेर या चीता, लेकिन जब हम लोगों ने पहरा दिया तो हमने जो देखा उससे हमारे होश उड़ गए। वो एक दानव था, 8 फीट लंबा और बड़ी बड़ी आंखें, लाल चमकती हुई और देखने में हड्डी सा था। उसका सर किसी हिरन के जैसा था, लेकिन उसके पंजे किसी इंसान के जैसे। उस दिन तो हमारे पास आग ही थी, तो वो हमारे पास नहीं आ पाया, लेकिन उसके थोड़े दिनों बाद हमारे गांव के लोग भी लापता होने लगे। कईयों की लाशें हमें जंगल में मिली। वो दानव बूढ़े या बच्चों का ही शिकार कर रहा था और वो हर तीसरे दिन पूरे गांव में घूमता है, जिस वजह से यहाँ अब दहशत का माहौल है। पिछले कल भी एक छोटे बच्चे की लाश हमें गांव के चौराहे पे मिली। तभी हमने आप लोगों को यहाँ बुलाया है। हमारी आप मदद करो। मैं ये सब सुन के बहुत डर गया। जैसा मैंने सोचा था, ये शैतान उससे काफी ज्यादा खूंखार और दरिंदा था। एक ऐसा शैतान जिसकी भूख कभी शांत ही नहीं होती। उन लोगों ने हमें रहने के लिए एक कमरा दिया और मैं और दादाजी वहां चले गए। मेरे दादाजी ने मुझे एक लॉकेट दिया जो कि एक हिरन के सर के जैसा कुछ बना हुआ था। उन्होंने मेरे गले में उसे पहना दिया। उन्होंने कहा कि ये चांदी का बना हुआ है, इसे कभी अपने से दूर मत करना। उसके बाद हमने खाना खाया और उन लोगों से कहा कि आप लोग चिंता मत करिए, हम आप लोगों को कुछ भी नहीं होने देंगे। 3 दिन बाद पूरे चांद की रात है, इसलिए हम उस दिन उसका शिकार करेंगे, क्योंकि वो उस दिन कमजोर होगा। उसे हम आसानी से मार देंगे। जितना यह कहना आसान था कि हम लोग उस शैतान को आसानी से मार देंगे, वो उतना ही खतरनाक था। मैं यहाँ आ तो गया था, लेकिन अब मुझे डर लग रहा था। मुझे उन लोगों की आंखों में उस चीज का डर दिख रहा था। उसके बाद हम अपने रूम में चले गए। मेरे दादाजी का रूम मेरे रूम के बगल में ही था। वो मेरे रूम में आए। उन्होंने मुझे एक गन दी और कुछ गोलियां जो कि चांदी की थी और एक खंजर, और उन्होंने मुझे कहा कि कभी डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। और वो वहां से चले गए और मैं भी सो गया। तकरीबन 1 बजे मेरी आंख खुली। कोई चीज मेरी खिड़की से टकराई थी। उसके बाद मुझे कुछ जोर जोर से आवाजें आने लगी। मुझे डर लग रहा था। मैं डरता डरता खिड़की के पास गया, लेकिन वहां मुझे कोई भी नहीं दिखा। ये कैसे हो सकता था? मैंने खुद वो आवाज खिड़की पे सुनी थी। ये सब सोच ही रहा था कि तभी किसी लड़की की जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। ये कौन थी? ये किसकी आवाज थी? अब मुझे बहुत डर लगने लग गया था। मैंने ऐसे तैसे करके हिम्मत जुटाई और बाहर जाने की सोची। वो आवाज मुझे लगातार आ रही थी। मैंने वो खंजर लिया और उस आवाज के पीछे जाने लगा। मैं धीरे धीरे गांव के बीचों बीच आ गया था, उस आवाज का पीछा करता करता। लेकिन जितना मैं उस आवाज के करीब जाता, वो मुझसे और दूर चली जाती। अब मैं गांव के जंगल वाले रास्ते पर था, जहां से जंगल स्टार्ट होता था। अब वो आवाज भी बदलने लगी थी। ना किसी इंसान की लग रही थी और ना ही किसी जानवर की। और अब मेरी हालत खराब होने लगी थी। मुझे मेरे चारों तरफ किसी के होने की हलचल महसूस होने लगी। अब मैं फंस चुका था। तभी मैंने मुझसे थोड़ी दूरी पर वही लाल आंखें देखी जो गांव वालों ने हमें बताया था।
वो शैतान धीरे धीरे मेरे पास आता जा रहा था और मुझे बहुत डर लग रहा था। वो देखने में बहुत भयानक था। मैं जितना तेज भाग सकता था मैं भागा और वो शैतान भी मुस्कुराते हुए मेरे पीछे आता जा रहा था। तभी मेरा पैर एक पत्थर से टकराया और मैं गिर गया और बेहोश हो गया। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं अपने रूम में ही था। मैं रूम में कैसे आया? अगली सुबह जब मैं उठा तो मैं अपने रूम में था, लेकिन मैं अपने रूम में आया कैसे? मुझे कुछ भी याद नहीं था। ये कैसे हो सकता था? मुझे मेरे बाजू में दर्द महसूस हो रहा था। जब मैंने अपनी शर्ट उठाई तो मेरे बाजू पे पूरे खरोचों के निशान थे। इस सब को देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने ये बात अपने दादाजी को नहीं बताई, क्योंकि मैं बताता तो वो मुझे बहुत डांटते कि मैं अकेला बाहर क्यों गया। अभी 2 दिन और थे पूरे चांद की रात को, लेकिन इन 2 दिनों में मेरे साथ जो हुआ वो बहुत भयानक था। मैं आज भी उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। मुझे याद है मैं उसके बाद अपने दादाजी के रूम में गया और फिर हम दोनों ने खाना खाया। उसके बाद हम गांव वालों से मिलने के लिए गए। हमने कुछ 10 लोगों को अपनी हेल्प करने के लिए रख लिया ताकि हमें उस शैतान को पकड़ने में कुछ आसानी हो सके। खैर उसके बाद हम जंगल के अंदर गए ताकि हम उसे या उसके ठिकाने को ढूंढ सकें। अभी शायद हम जंगल में एंटर ही हुए थे कि रास्ते में पत्थरों पर कुछ खून के निशान दिखाई दिए। ये ताजा ही खून था। वो खून के निशान जंगल के अंदर को जा रहे थे। हम उनका पीछा करने लग गए। तभी हमें झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस हुई। दादाजी ने मुझे पीछे हटने के लिए कहा और वो देखने के लिए आगे गए तो वहाँ एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। ये उस गांव की नहीं थी जिस गांव में हम आए थे। ये पता नहीं कौन थी। उसके चेहरे की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। उसके चेहरे को नोच नोच के खाया गया था। ये उसी वेंडिगो का काम था। तभी मेरे दिमाग में रात की बात आई। हो ना हो वो आवाज इसी लड़की की ही थी। गांव वालों ने उसकी लाश को वहीं जला दिया और हम सब आगे बढ़ने लगे। तभी हमें एक बहुत पुराना लकड़ी का घर दिखाई दिया, टूटा फूटा सा। वहां से बहुत भयानक आवाजें आ रही थी। हम धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ने लगे। मुझे डर लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो शैतान उसी घर में हो। हमें जंगल में आए काफी देर हो चुकी थी। शाम होने को आई थी। मेरे दादाजी ने फैसला किया कि हम पूरे चांद की रात का वेट नहीं कर सकते। हमें आज ही इसका खात्मा करना पड़ेगा, वरना ये हम सबको नहीं छोड़ेगा। सब घर के अंदर जाने लगे। मेरे दादाजी ने सबको एक एक गन दी। जब हम घर के अंदर पहुंचे तो वहाँ जो हमने देखा वो बहुत अजीब था। इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि मैं आप लोगों को शब्दों में नहीं बता सकता। अंदर का नज़ारा इतना भयानक था। पूरे घर में जानवरों की ही लाशें थी जो कि सड़ रही थी। उस घर में एक बड़ा सा खड्डा बना हुआ था। उस सब में जानवरों की हड्डियां ही हड्डियां थी। वहां मेरे से खड़ा नहीं जा रहा था, क्योंकि इतनी गंदी स्मेल में कोई बंदा ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता। हमने पूरा घर छान मारा पर वहां हमें कोई नहीं दिखाई दिया। तभी अचानक से किसी चीज की गुर्राने की आवाजें आने लगी और पूरे घर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सब लोग बहुत ज्यादा डर गए। सब चिल्लाने लग गए। मेरे दादाजी कुछ मंत्रों को बोलने लगे और उन्होंने एक घेरा बनाया और हम सबको उस घेरे में खड़े हो जाने के लिए मेरे दादाजी ने हम सबको कहा। मेरे दादाजी ने हम सबको वार्निंग दी कि अगर कोई इस घेरे से बाहर जाएगा तो वो मारा जाएगा। सब एक साथ वहां खड़े रहे। बस मेरे दादाजी ने इतना कहा, बस डरो मत, मैं हूं। तभी
वो शैतान धीरे धीरे दरवाजे के अंदर आया। वो नज़ारा बहुत भयानक था। 8 फीट लंबा, पतला, हड्डियों का शरीर, बड़े बड़े हाथ। मेरे दादाजी ने उसे कहा कि वहीं खड़े रहो। उसने मेरे दादाजी का नाम लिया। एंड्रयू, तुम आ गए। एक रात तो मैंने तुम्हारे पोते को छोड़ दिया, लेकिन अब तुम सबको मार दूंगा। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो दिल कहाँ है जो तुम्हारे पास 40 साल से है? उसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें और इन सबको छोड़ दूंगा। मैं ये देख के हैरान था कि वो शैतान हमारी तरह बोल रहा था। मेरे दादाजी ने उसे मना कर दिया और बोले कि मैं तुझे ही मार दूंगा, तू हमें हाथ लगा के तो देख। वो गुस्से से हमारी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वो उस घेरे की तरफ पहुंचा और मुझे पकड़ने लगा, वो एकदम से दूर जाकर गिरा। मेरे दादाजी सही थे, वो शैतान इस घेरे के अंदर नहीं आ सकता था। मेरे दादाजी ने उस पर गोलियां चला दी और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरे दादाजी ने हम सबको जंजीर से उसे बांधने के लिए कहा। हम सब ने उसे जंजीर से जकड़ लिया। वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, हम उसे संभाल नहीं पा रहे थे। हमने ऐसे तैसे करके उसे चारों तरफ से बांधा और फिर दादाजी ने कहा कि इसे अब सब गोली मारो। हम सब ने उसे बहुत सारी गोलियां मारी और फिर दादाजी ने उसे जलाने के लिए कहा। जलाने के बाद दिल को निकाल के हमने छोटे छोटे टुकड़े करके उसे उसी घर में दफना दिया। उसके बाद हमने पूरे घर को आग लगा दी। ऐसे ऐसे करके हमने उसे मारा। उसके बाद उस गांव में कोई हादसा नहीं हुआ, ना कोई जानवर मरा। लेकिन कई दिनों तक वो शैतान मेरे सपनों में आता रहा। वो मुझे मेरे सपनों के जरिए से वो मुझे अपनी तरह बनाना चाहता था और आज भी मैं सपनों में उससे लड़ता हूँ, लेकिन कभी उसके बहकावे में नहीं आता। उसके बाद मेरे दादाजी की डेथ हो गई। उनके जाने के बाद अब मैं उनका काम संभालता हूँ। मैंने भी कई वेंडिगोस को हंट किया। उन सब की कहानियां भी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। उस शनिवार की रात बारिश हो रही थी। मैं एक रेस्टोरेंट में अपने कुछ दोस्तों के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत कर रहा था। लगभग आधी रात हो चुकी थी और रेस्टोरेंट बंद होने वाला था, इसलिए हमें वहां से निकलना पड़ा। हम बाहर आए और हमने एक दूसरे को गुड बाय कहा और फिर मैं अपनी कार की ओर चला गया। मैं कार के अंदर गया और गाड़ी स्टार्ट करके अपने घर की ओर जाने लगा। वह एक लंबा दिन था और वास्तव में मैं थक गया था। यहाँ से मेरे घर की ड्राइविंग डिस्टेंस लगभग 1 घंटे की थी। रास्ते में मुझे नींद महसूस होने लगी, इसलिए मैंने खुद को जगाए रखने के लिए रेडियो चालू कर दिया। लेकिन रेडियो के साथ कुछ समस्या थी, कोई भी चैनल नहीं पकड़ रहा था और सिर्फ झिलमिलाने वाली आवाज ही आ रही थी। मैं गाड़ी को चलाता हुआ रेडियो को चेक कर रहा था। तभी अचानक मैंने देखा कि कोई सड़क के बीचों बीच मेरे कार के सामने कोई खड़ा था। मैं स्टीयरिंग को बाएं तरफ घुमाते हुए जोर से ब्रेक लगाया। कार के टायर से तेज आवाज हुई और कार रुक गई। मैं कार से बाहर यह देखने के लिए निकला कि उसे कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने अपने कार के चारों तरफ देखा, पर वहां भी कोई नहीं था। मैंने उस साइड भी देखा जहां वो व्यक्ति खड़ा हुआ था, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। मैंने सोचा कि मेरा दिमाग अब मेरे बस में नहीं है, क्योंकि सचमुच उस समय मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं अपनी कार में वापस गया, कार की जांच की, सब कुछ काम कर रहा था, रेडियो को छोड़कर। इस घटना के बाद मैं थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा था और फिर मैं धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ने लगा। मैं 1 बजे रात घर पहुंचा। जैसे ही मैं अपने रूम के अंदर आया, फोन बजा। यह एंडी था।
ये उन्हीं फ्रेंड्स में से एक था जिनके साथ मैं आज रात कुछ देर पहले रात का खाना खा रहा था। वो टेंशन में था। उसने कहा कि मैंने ये जानने के लिए फोन किया था कि तू ठीक है और घर पहुंच गया है या नहीं। मैंने उससे कहा कि मैं ठीक हूं और पूछा कि क्या हुआ है तुम्हें, इतने परेशान क्यों हो। वो उलझन में और डरा हुआ लग रहा था। उसने कहा कि घर जाते समय उसने एक आदमी को देखा जो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा था और वह सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। उसने सोचा कि उसने मुझे अपनी कार से टक्कर मार दी, लेकिन जब वो बाहर निकलकर देखा तो वहां कोई नहीं था। ये बात बहुत ही अजीब थी। मैंने कहा कि मैंने भी यही चीज अनुभव की है। तो उसने कहा कि उसने 2 दोस्तों को भी कॉल किया था और यहाँ तक कि उन्होंने भी कुछ ऐसा ही देखा। वह यह कहकर घबराना शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा कि अभी इसके बारे में ज्यादा मत सोचो और बस बिस्तर पर जाओ और अच्छे से सो जाओ। हम कल इस बारे में बात करेंगे। कॉल के बाद मैंने बहुत अच्छा गर्म शावर लिया और फिर सोने चला गया। अगली सुबह हम चारों ने उस रेस्टोरेंट में ही मिलने का और कल रात की घटनाओं पर चर्चा करने का फैसला किया था। मैं वहां सबसे पहले पहुंच गया, लेकिन वहां कल रात जो रेस्टोरेंट था वो राख में बदल गया था। पूरा रेस्टोरेंट जल गया था। पूरी जगह आग से पूरी तरह नष्ट हो गई थी। पैरामेडिक्स और फायरमैन किसी भी जीवित व्यक्ति की खोज कर रहे थे और डेड बॉडीज को निकालने की कोशिश कर रहे थे। मैंने देखा कि कुछ लोग सड़क की दूसरी तरफ खड़े होकर ये सब देख रहे थे। मैं वहां गया और उनमें से एक से पूछा कि यहाँ क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि कल रात आग लग गई थी, बहुत बड़ी और भयानक आग। कोई भी बच नहीं पाया। सभी लोग इमारत के अंदर फंसे रह गए। आग इतनी ज्यादा तेज थी कि कोई बाहर नहीं निकल पाया और जब तक फायर ब्रिगेड और पैरामेडिक्स यहाँ पहुंचे तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था और सभी लोग पहले ही मर चुके थे। मुझे यह सब बहुत ही अजीब लग रहा था क्योंकि हमने कल रात ही यहाँ खाना खाया था। मैं अपने दोस्तों का वेट करने के लिए सड़क की तरफ गया। जैसे ही मैं जा रहा था मैंने देखा कुछ लोग एक डेड बॉडी को लेकर जा रहे थे। उस डेड बॉडी का चेहरा मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा था। मैं उस डेड बॉडी के नजदीक गया तो मुझे याद आया कि मैं उससे कुछ मिनट पहले रोड के दूसरी साइड पर बात कर रहा था। मैं उसे देखने के लिए वापस वहां गया, लेकिन वो वहां से चला गया था। तो मैं सोचने लगा कि क्या मैंने सचमुच भूत देखा है। उसके कुछ देर के बाद मैंने एक और डेड बॉडी देखी। संयोग से ये भी मुझे कुछ जाना पहचाना ही लग रहा था। ये वही व्यक्ति था जिसे मैंने कल रात देखा था। मैं सोचा कि मैं लगभग अपनी कार से इसे मार चुका था, लेकिन इसके घावों से ऐसा लग रहा था कि वो आग से जलकर मर गया था। ये सब देखकर मेरा सर चकरा रहा था। ये सब क्या हो रहा था? ऐसा लग रहा था कि जैसे अचानक मैं भूतों को हर जगह देख रहा था। तभी थोड़ी देर के बाद एंडी भी वहां पर पहुंच गया और जला हुआ रेस्टोरेंट देखकर वो चौंक गया। उसने कहा, भला ये कैसे हो सकता है? और हम लोग तो यहाँ लास्ट थे और ओनर ने कहा कि उन्हें रेस्टोरेंट बंद करना है। फिर मैंने कहा, हाँ मुझे पता है, यह सब बहुत अजीब है। ये जगह जल चुकी है और अचानक मुझे हर तरफ सिर्फ भूत ही भूत दिख रहे थे। एंडी ने पूछा, क्या भूत? मैंने उसे वहां मौजूद सारे डेड बॉडीज के बारे में बताया जिसे मैंने कल रात और आज सुबह रोड किनारे देखा था। एंडी ने कहा, यह बहुत अजीब है। मैंने कोई भूत नहीं देखा, लेकिन मुझे कल रात मेरी कार के सामने तुम दिखे थे। तुमको याद है ना? जैसे ही उसने ये सब बोला तो मेरी नज़र पैरामेडिक्स की तरफ गई। वे 4 डेड बॉडीज को वहां से निकाल कर ला रहे थे।
एंडी और मेरे 3 दोस्त और मैं, हम सब मर चुके थे। उसके बाद मेरी नज़र मेरे शरीर पर गई। मेरी ही आंखों के ठीक सामने मुझे ले जाया जा रहा था। पिछले 14 सालों से हर साल मैं गर्मियों की छुट्टियां घूमने के लिए पहाड़ों पर कैंपिंग करने के लिए जाया करता हूँ। ये जगह फ्रांस के साउथ में है और हम वहाँ बसे एक छोटे से गांव में ही रुका करते थे। वो गांव काफ़ी पुराना था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये गांव काफ़ी वीरान पड़ गया। यहाँ के बहुत सारे लोग जगह छोड़कर यहाँ से दूर जा चुके हैं। यूं तो इस जगह के लोग काफ़ी अच्छे और भोले भाले हैं, लेकिन फिर भी मुझे पता चला कि यहाँ के लोग तो बहुत ही पुराने ख्यालात के हैं। और एक बात जो मुझे सबसे अजीब लगी वो ये थी कि वहाँ रहने वाले सारे लोग वेंडिगो यानी कि ऐसे शैतान जो कि डेविल का बेटा है, इन पर यकीन किया करते थे। बताते हैं कि करीब 400 साल पहले उस इलाके में वेंडिगोस ने आतंक मचा के रखा था और बहुत सारे इंसानों को मार दिया था। और कुछ लोगों ने भी उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिन पर उनको शक था कि इन लोगों ने ही वेंडिगो और डेविल्स को बुलाया है। उनको शक था कि काली शक्तियों के यही पुजारी हैं। मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। मुझे इस तरह के छोटे छोटे गांव में घूमना और वक्त बिताना बहुत पसंद था। इसीलिए मैंने इस बार कैंपिंग के लिए रुकने के लिए भी यही गांव चुना था। मैं अक्सर उस जगह की पुरानी बिल्डिंग्स की फोटो भी लेने जाया करता था। और एक बार कैंपिंग ट्रिप के दौरान बातों बातों में मैंने एक बूढ़े आदमी से पूछ ही लिया। मैं बस जानना चाहता था कि इन सब बातों में कितनी सच्चाई है। जिस आदमी से मेरी बात हुई वो शुरू में तो बहुत ही फ्रेंडली था, लेकिन जैसे ही मैंने वेंडिगोस के बारे में पूछा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो बिल्कुल सीरियस हो गया और मेरी तरफ देखने लगा और धीरे से बोला, आपको यहाँ खुले में बीच सड़क में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वो मुझे एक दूसरी गली में ले गया जहाँ उसका घर था, जहाँ आसपास हमारी बातें सुनने वाला और कोई नहीं था। उसके घर पहुँच के उसने मुझे पीने के लिए ड्रिंक दी और फिर धीरे से डरी हुई आवाज़ में मुझे बताने लगा। उसने मुझे बताया इस छोटे से गांव में एक बहुत बड़ा राज दबा हुआ है, नरभक्षियों का राज। उसने बताया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही इस इलाके में और आसपास के गांव में कई वेंडिगोस देखे गए और वो वेंडिगोस यहीं पास के जंगलों में ही रहते हैं। उसने बताया कि वो वेंडिगोस वैसे तो किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाते, लेकिन हर पूरे चांद की रात को जब आसमान में पूरा चांद निकला होता है तो पास के जंगलों से बहुत डरावनी आवाजें आती हैं। मैंने पूछा, वो शैतान इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते? कभी कोई घटना नहीं हुई? तो उस आदमी ने बताया, जब पहले वो लोगों को मार के खा जाते थे तो लोगों ने उनकी पूजा करनी स्टार्ट कर दी, जिस वजह से वो इस गांव के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते। और जिन लोगों ने इस शैतान को पूजने से मना किया वो मारा गया। इसी वजह से कई लोग यहाँ से चले गए। वैसे तो वो लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन कई बार लोगों की पाली हुई गाय भैंसें या तो गायब हो जाती हैं या फिर उनकी कटी फटी लाशें पड़ी मिलती हैं। उस आदमी की बात सुनकर लग तो नहीं रहा था कि वो बनाकर बोल रहा है, लेकिन फिर भी ऐसी किसी भी बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। ये पूरा इलाका जंगल में ही है, इसीलिए यहाँ आते जाते हुए मैंने भी कई बार सड़क के किनारे मरे हुए जानवर पड़े देखे थे। लेकिन मैं यही सोचता था कि वो सब आती जाती गाड़ियों से टकरा कर मरे होंगे। उस आदमी ने बताया था कि गांव में रहने वाले हर एक बूढ़े आदमी ने कभी ना कभी उस शैतान को अपनी आंखों से जरूर देखा है। और कई लोग तो ये भी बताते हैं कि एक बार एक वेंडिगो को चोट लग गई थी
और उस बेंडिगो को गांव के सब लोगों ने देखा था। उस आदमी की बात सुनकर मेरा इस शैतान के बारे में जानने का इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया और मैंने रात में वापस इस गांव में आकर आसपास के जंगल में खुद जाकर देखने का फैसला किया। मैं बस ये जानना चाहता था कि इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, कि वो कौन सी चीज़ है जिसके बारे में यहाँ के लोग बात करने से भी डरते हैं। मुझे यकीन था कि इन लोगों ने कुछ ना कुछ तो ज़रूर देखा है, लेकिन वो वेंडिगो नहीं हो सकता, बल्कि शायद कोई ऐसा जानवर होगा जिसको इन लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा और वेंडिगो समझ लिया होगा। मेरे दिमाग में यही सब बातें घूम रही थी। मैं अपनी कैंप साइट में वापस गया। रात में मैंने टॉर्च लाइट उठाई और अपने माँ बाप को ये बोलकर कि मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं उस गांव की तरफ निकल गया। मुझे ज़्यादा कुछ तो याद नहीं, लेकिन इतना ज़रूर याद है कि उस रात पूरा चांद निकला हुआ था। रात के वक्त गांव में एक डरावना सन्नाटा छाया हुआ था। सड़कें बिल्कुल खाली थी। मैं उन सुनसान गलियों से होते हुए आगे जंगल की तरफ जा रहा था। मैं जंगल के थोड़े ही पास पहुंचा था कि अचानक मुझे किसी जानवर की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही मेरे पैर वहीं जम गए। मेरी सारी सेंसेस अब हाई अलर्ट पर थी, लेकिन वो आवाज़ सुन के पता लगाना मुश्किल था कि ये कौन सा जानवर है। मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। मेरा मतलब, मैं तो उस जंगल के अंदर जाकर उस शैतान को देखना चाहता था, लेकिन जंगल के अंदर पैर रखने से पहले ही उस आवाज़ ने मेरे कदमों को रोक दिया था। मेरा शरीर का रोम रोम खड़ा था। करीब 5-6 मिनट वहीं खड़े रहने के बाद जब मेरे दिल का डर कम हो ही रहा था, मुझे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। लेकिन इस बार ये आवाज़ काफ़ी करीब से आई थी और इस बार इस आवाज़ में एक अजीब सी मनहूसियत और भैंसीपन था और मैंने ऐसी आवाज़ अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं सुनी थी। अब मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और वो आवाज़ भी मेरे और करीब आते जा रही थी। वो जो कोई भी था उसे मेरे होने का पता चल गया था और वो मेरी तरफ ही बढ़ रहा था। वैसे तो मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। उन करीब आती डरावनी आवाज़ों को सुनकर मैं बस अपनी पैंट गीली ही करने वाला था। मैं अपनी लाइफ में पहले कभी भी इतना नहीं डरा था, लेकिन पता नहीं क्यों इतना डरा होने के बावजूद भी मैं बस एक बार उस शैतान की एक झलक देखना चाहता था और यही सोच के मैं वहाँ से भागा नहीं, बस वहीं खड़ा रहा, क्योंकि आगे बढ़ने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मेरी बातें सुनकर आप शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उस वक्त मैं कैसा महसूस कर रहा था, क्योंकि सुनने में और असल में आपके साथ होने में बहुत अंतर होता है। और बस 5 मिनट बाद ही मुझे एक आखिरी बार वो आवाज़ आई और उसके साथ में मुझे सड़क पर एक लंबी सी काली परछाई नजर आई। देखने में तो उसका शरीर किसी हिरन के जैसा लग रहा था और उसका पूरा शरीर किसी इंसान जैसा था। बड़े बड़े पंजे और लाल चमकती आंखें और बड़े नुकीले नाखून, जिनको मैं चांद की रोशनी में अच्छे से देख पा रहा था। लेकिन वो अकेला नहीं था। ठीक उसके पीछे उसके ही जैसा दिखने वाला शैतान, जो कि एक घर से निकलता हुआ दिखाई दिया, वो दूसरे वाला उससे कई ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। तकरीबन 8 फीट लंबा और भयानक लंबे लंबे दांत। वो दोनों अब वहाँ से खड़े होके मुझे ही देख रहे थे कि अचानक उनमें से एक, जो कि उस घर के पीछे खड़ा था, वो चलता हुआ सामने सड़क पर आ गया, जिस सड़क पर मैं खड़ा था। और अब मैं उसको साफ साफ देख पा रहा था। उसकी आंखें ऐसी चमक रही थी जैसे कोई टॉर्च चमक रही हो। वो देखकर मैं डरे होने के साथ साथ हैरान भी था
कि ये है क्या। मैं बस यही सोच रहा था। मुझे पता था कि अब मुझे यहाँ से निकलना होगा, लेकिन मैंने सुना था कि हमें कभी किसी जानवर की तरफ पीठ करके नहीं भागना चाहिए, नहीं तो वो आप पर हमला कर देगा। इसीलिए मैं बिना पीछे मुड़े धीरे धीरे एक एक कदम पीछे लिए जा रहा था। लेकिन पीछे होते मेरे हर एक कदम के साथ ही वो भी मेरी तरफ बढ़ता जा रहा था। मैंने अपने कदम और तेज कर दिए, लेकिन मेरे पीछे ढलान थी और तेज चलने के चक्कर में मैं अगर गिर जाता तो वो शैतान मेरे ऊपर ही खड़ा होता और मुझे खा रहा होता। लेकिन जैसे तैसे मैं उस गांव के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गया। वो गांव के बाहर का इलाका था, लेकिन वो शैतान मेरे पीछे पीछे ही आ रहा था। मैं ये सोचकर खुश था कि अब मैं अपने घर वालों के करीब पहुंच गया हूँ। लेकिन ये इलाका तो और भी ज़्यादा सुनसान था। यहाँ तो आसपास कोई घर भी नहीं था, और अगर वो मुझ पर यहाँ हमला करता तो मेरी आवाज़ कोई सुन भी नहीं पाता। लेकिन शायद वो मुझ पर हमला करना चाहता ही नहीं था। वो बस मुझे उस इलाके से, जो शायद उसका इलाका था, उससे बाहर करना चाहता था। और मैंने जैसे ही गांव की बाहर की आखिरी सड़क पार की, वो शैतान मेरी तरफ आते आते वहीं रुक गया। वो वाकई में मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन मैंने उससे नजरें नहीं हटाई और उसकी तरफ देखते हुए ही अपने कैंप साइड चलता गया, जब तक कि वो मेरी नज़रों से गायब ना हो गया। उसको गायब होते ही देखकर मैं भागा और करीब 2.5 किलोमीटर भागते हुए मैं अपनी कैंप साइट पहुंच गया। वहां पहुंचते ही मैं ज़मीन पर गिर गया। मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था। मेरे मम्मी पापा ने पूछा कि क्या हुआ है, ऐसे पागलों की तरह भागते हुए क्यों आ रहे हो। लेकिन मुझे पता था कि मेरे पापा मेरी बात का कभी भी यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने उनको कुछ नहीं बताया। लेकिन मैंने अपनी मम्मी को सारी बातें बताई। मेरी बात सुन के पापा ने भी बताया कि उस शैतान की आवाज़ मैंने भी सुनी थी। अगले दिन मैं उस आदमी के घर गया जिसने मुझे वेंडिगो के बारे में बताया था। मैंने उसको बोला कि आप जो कुछ भी बोल रहे थे वो सच था, वो सच है। मैंने उसको रात की सारी बात बताई। मेरी बात सुन के उसने बोला कि उसको ये बात पहले से ही पता है। मैंने पूछा कैसे, आपको ये कैसे पता। तो उसने बताया कि रात में वो सब होता हुआ उसने और कुछ गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा था। इस सब के बाद हम सब घर वापस आ गए। मैंने बेंडिगो और उस गांव के बारे में नेट पर रिसर्च की, तो जो मुझे पता लगा उसको देख के मेरे होश ही उड़ गए। उस गांव के कुछ लोग ही बेंडिगो में बदल गए थे। उन लोगों ने शैतान को बुला के लोगों की बलि चढ़ाई थी, और आज भी उस गांव के लोग हर पूरे चांद की रात उस शैतान को बुलाते हैं, और वो शैतान उन्हें अपनी तरह बना लेता है और उनकी आत्मा को अपने पास रख लेता है। मेरा नाम विलियम है और मैं कनाडा के एक छोटे से शहर से हूँ। मेरी शादी को 6 महीने हो गए थे। हम घूमने जाने के लिए प्लान कर रहे थे। तभी मुझे मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया। वो मेरा बचपन का दोस्त था। उससे मिले काफ़ी साल हो चुके थे। अचानक उसका फ़ोन आया और उसने हम दोनों को अपने घर बुलाया घूमने के लिए। मैंने भी उसे हाँ कर दी। वैसे भी हम कहीं जाने ही वाले थे, कहीं पहाड़ी इलाकों में, और उसका घर भी वैसी ही जगहों पे था। अगले दिन अपना सारा सामान वगैरह पैक किया और निकल पड़े उसके घर के लिए। काफ़ी लंबा रास्ता था। वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो गई थी। शाम 4 बजे हम वहाँ पहुँचे। मेरे दोस्त को हम दोनों को देख के काफ़ी खुशी हुई। हम लोग घर के अंदर गए। काफ़ी अच्छा घर बना लिया था उसने। हम सब ने चाय पी और उसके बाद बहुत सारी बातें की।
पता ही नहीं लगा कि कब रात हो गई। खाना वगैरह खाते लगभग 11 बज गए थे। हम लोग भी थक चुके थे तो हम सोने के लिए चले गए। अगले 2-3 दिन मैं और मेरी वाइफ मेरे दोस्त की फैमिली के साथ उस पूरी जगह में घूमे। बहुत सी अच्छी अच्छी जगहों को देखने के लिए हम लोग गए। उसके बाद एक दिन वो घर पे किसी का वेट कर रहा था। उसने मुझे बताया कि वो मुझे एक खास आदमी से मिलवाएगा। वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है। थोड़ी ही देर बाद उसने अपना हाथ हिलाया। उसका दोस्त साइकिल से उसके घर आ रहा था। फिर उसने मुझे उससे मिलवाया। वो बंदा काफ़ी बातूनी था। पेशे से वो एक आर्कियोलॉजिस्ट था। पुरानी चीज़ों के बारे में खोज करना, उनकी बारीकी से जांच करना उसका काम था। वो काफ़ी अजीब था पर ठीक ही था। हम लोगों ने काफ़ी बातें की, चाय पी। वो काफ़ी घुल मिल गया था हमारे साथ। और जाते जाते उसने हम दोनों को अपने घर इनवाइट किया। उसके काफ़ी कहने पे हम लोगों ने भी हाँ कह दी। उसका घर हमारे दोस्त के घर से थोड़ी ही दूर था। अगले दिन मेरे दोस्त को अपनी जॉब पे अर्जेंट जाना पड़ा तो उसने कहा कि आज तुम दोनों अकेले ही घूम आओ। मैंने कहा अब तो कुछ बचा ही नहीं देखने के लिए। इतने दिनों से पूरा शहर घूम लिया, आज हम घर पे ही रेस्ट करेंगे। तो उसने कहा कि आज तुम दोनों मेरे दोस्त के घर ही घूम आओ। उसने तुम्हें इनवाइट भी किया है। मैं तुम दोनों को उसके घर छोड़ दूंगा। जब ऑफिस से आऊँगा तो पिक कर लूँगा। हम भी मान गए और उसके साथ चले गए। उसने हमें अपने दोस्त के घर छोड़ा और वो अपने ऑफिस चला गया। उसका दोस्त हमें देख के काफ़ी खुश हुआ। उसने हमें अंदर बुलाया। काफ़ी अच्छा घर था। वो अकेला ही रहता था। मैंने उससे पूछा कि तुमने अभी शादी नहीं की? तो उसने मना कर दिया। बोला अभी कोई मिली ही नहीं और हंसने लग गया। उसके घर में काफ़ी पुरानी चीज़ें रखी हुई थी। काफ़ी पुरानी मूर्तियाँ, बुक्स, बहुत सी पुरानी चीज़ें और भी थी। मेरी वाइफ बुक्स को देख के ही खुश हो गई क्योंकि उसे बुक्स पढ़ने का बहुत ही शौक़ है। वो बुक्स को देखने लग गई और हम दोनों बातें करने। उसने अपनी मेड को चाय लाने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में चाय भी आ गई। हम चाय पीने लग गए। मेरी वाइफ चाय पीते पीते मूर्तियों को देख रही थी। एक बड़ी ही अजीब मूर्ति के पास वो खड़ी हो गई और उसे बड़े ध्यान से देखने लगी। वो उसे हाथ लगाने ही वाली थी कि रोब ने जोर से उस पे चिल्लाया, उस मूर्ति को छूना मत। मैं ये देख के चौंक गया कि अभी ये इतने अच्छे से बात कर रहा था और इसे अब क्या हो गया। मेरी वाइफ ये देखकर डर गई। वो आके मेरे पास बैठ गई। रोब की आंखों में एक डर का साया झलक रहा था, जैसे उस मूर्ति में कुछ हो। मैंने रोब से पूछा, तुम ठीक हो? उसने मेरी वाइफ को सॉरी कहा। बोला वो मूर्ति जितनी देखने में अजीब है उतनी ही मनहूस है। मेरी वाइफ ने डरते हुए उससे पूछा, आखिर इस मूर्ति में ऐसा क्या है? तो वो चुप हो गया और बात को घुमाने लग गया। मेरी वाइफ के बार बार पूछने पे रोब हमें उस मूर्ति के बारे में बताने लगा। उसने कहा ये मूर्ति एक ऐसे शैतान की है जिसका नाम भी लेने से वो पीछे पड़ जाता है। ये एक वेंडिगो की मूर्ति है। इस मूर्ति ने मेरा पीछा 8 साल से नहीं छोड़ा है। ये बात तब की है जब मैं पुरानी चीज़ों की खोज करने अमेज़न के जंगलों में गया हुआ था। मेरे साथ मेरा एक और साथी था और 2 लोग हमारे साथ और थे जिनको हमने अपने सामान को ढोने के लिए रखा हुआ था। वो लोग वहीं के लोकल लोग थे। उनको उस जंगल के रास्तों का पता था, इस वजह से भी वो हमारे साथ थे। हम लोग पुरानी चीज़ों पे रिसर्च किया करते थे। हमारा काम लगभग ख़त्म हो ही गया था। हम आ ही रहे थे कि रास्ते में ही हमें अंधेरा हो गया और हम जंगल में इससे आगे नहीं जा सकते थे क्योंकि जंगली जानवरों का अब खतरा ज़्यादा था। उन दोनों में से एक हमें बोला,
कि साहब यहाँ पास में एक आदिवासियों का कबीला है, आज रात हम उनके वहाँ रुक सकते हैं। अगर आप कहो तो मैं आप लोगों को वहाँ ले जा सकता हूँ। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमने उसे कहा कि हाँ चलो, आज रात वहाँ ही काट लेते हैं। वो हमें जंगल के बीचों बीच ले गए। वहाँ एक पुराना कबीला था आदिवासियों का। हम कबीले के अंदर गए तो हमारी मुलाकात उनके सरदार से हुई। जो हमारे साथ 2 लोग थे, उन्हें उनकी लैंग्वेज आती थी, तो जो वो सरदार बोल रहा था वो हमें ट्रांसलेट करके बता रहे थे। उस कबीले के सरदार ने हमें रुकने के लिए हाँ कर दी, लेकिन वो हमारी मदद करने के लिए इनाम लेना चाहता था। हमने उन्हें कुछ पैसे दिए और कुछ खाने पीने की चीज़ें। उसके बाद उन्होंने हमें सोने के लिए एक कमरा दिया। उसे कमरा तो बोल नहीं सकते, वो एक झोपड़ी जैसा कुछ था। खैर, हमें वहाँ एक रात ही रुकना था। उसके बाद उन्होंने हमें खाने के लिए बुलाया। खाना खाने के बाद वो सरदार हमें अपने साथ अपने रूम में ले गया। उसने हमें एक बहुत ही पुरानी मूर्ति दिखाई और बोला, ये हमारे कुल देवता की मूर्ति है। मेरे दोस्त को वो मूर्ति काफ़ी पसंद आ गई, इसलिए उसने उस कबीले के सरदार से पूछा कि क्या आप इसे मुझे दे सकते हैं, मैं आप लोगों को इसकी अच्छी कीमत दूंगा। इस बात से कबीले के सरदार को काफ़ी गुस्सा आया। उसने मेरे दोस्त को कहा कि मैं इस मूर्ति को नहीं दे सकता, ये हमारे कुल देवता की मूर्ति है। उसका कहना था कि इस मूर्ति को यहाँ से हटाया जाएगा तो हमारे कबीले का अंत हो जाएगा, और जो कोई भी इसको अपने पास रखेगा वो भी मारा जाएगा। ये मूर्ति अपना शिकार खुद ढूंढेगी, और जब तक इसे अपना दूसरा शिकार नहीं मिलेगा वो अपने पहले मालिक को नहीं मारेगी। इस बात को सुन के मैं तो बहुत डर गया था। उसके बाद हम सोने के लिए चले गए। आधी रात को हमारे कमरे में दस्तक हुई। मेरी नींद एकदम से खुल गई। जब मैंने देखा तो मेरा दोस्त काफ़ी डरा हुआ था और उसके हाथ में वही मूर्ति थी। जब मैंने उससे पूछा कि ये मूर्ति तुम्हारे पास कैसे आई, तो जो उसने मुझे बताया उसे सुन के मैं बहुत ज़्यादा डर गया। उसने उस कबीले के सरदार को मार दिया था। उसके बाद उसने हमसे कहा कि अब हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें जाना होगा इसी टाइम। हमने भी अपना सारा सामान उठाया और वहाँ से भागने लगे। भागते भागते हम उस जंगल से थोड़ी ही दूर गए होंगे कि तभी जोर जोर से किसी चीज़ के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। उसके बाद जो हमने देखा उसे देख के हम सब के होश ही उड़ गए। हमसे 200 मीटर की दूरी पर एक ऐसा शैतान खड़ा था। ना वो इंसान था ना जानवर। वो हमारी तरफ भागा और हम सब अलग अलग हो गए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस कहानी का सेकंड पार्ट सुनना होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तभी मैं आप लोगों के लिए इस कहानी का सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा। धन्यवाद।